मैं उसके पास एक ही चीज मेन होती है कि दाढ़ी अच्छी रखो, हेयर अच्छे रखो। हम तो कुछ श्रृंगार या गहने या ऐसा कुछ पहन नहीं सकते, तो डेफिनेटली बहुत कम होता है। हेलो गाइस, आज हम थोड़ा अलग वे में एक यूनिक टॉपिक लेके आ रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हम आज एक पेशेंट पर्सपेक्टिव अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आज हमारे एक पेशेंट है जो हमसे इंटरेक्ट करेंगे, उनका हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस, उनका हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज करने का एक्सपीरियंस, उनके हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद का जो केयर लेना रहता है, शेडिंग फेज आता है, वो टाइम का एक्सपीरियंस, और अभी उनके रिजल्ट ऑलमोस्ट आ गए हैं, तो वो तब की जर्नी, हाउ दे फील अबाउट इट, उनके फ्रेंड्स, फैमिलीज, उनको क्या चैलेंजेस आए, उनके लिए क्या अच्छी चीजें रही बराबर। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माय पेशेंट फर्स्ट। मिस्टर हिरेन परमार इज अवर पेशेंट। हाय हिरेन, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन। ओके, डूइंग गुड? या फ्रेश। श्योर। सो हिरेन, आज आपकी हेयर की टोटल जर्नी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी कितने महीने हो गए आपकी जर्नी कंप्लीट हुए? 9 मंथ्स कंप्लीट। ऑलमोस्ट 9 मंथ से आप हमारे क्लिनिक के साथ जुड़े हुए हो। ओके, सो हम थोड़ा बैक जाते हैं। ये 9 मंथ्स के पहले का हम फेज आपका मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये हेयर लॉस का प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ यू स्टार्टेड टैकलिंग इट। मींस आपको कब लगा कि आपको हेयर ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है? सो जैसे कि मैं मॉडलिंग करियर में अब बहुत शोज़ करता हूँ, तो स्टार्टिंग में जब हेयर थिनिंग होने लगा तो इतना कुछ लगा नहीं मुझे पहले। फिर जैसे जैसे न्यू शोज़ आते गए तो फिर वहाँ पे न्यू हेयर स्टाइल ट्राई करने के लिए फिर वो हेयर लाइन पीछे चली गई थी, तो फिर वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट हेयर के वजह से वहाँ पे जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो फील होता है मुझे, तो वैसा फील होने लगा। डेफिनेटली मॉडलिंग करियर में हेयर की कीमत तो बहुत होती है। मैं उसके पास एक ही चीज मेन होती है कि दाढ़ी अच्छी रखो, हेयर अच्छे रखो। हम तो कुछ श्रृंगार या गहने या ऐसा कुछ पहन नहीं सकते, तो डेफिनेटली बहुत कम होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर वहाँ पे शोज पे, रनवेज पे, वहाँ पे बहुत इश्यूज होने लगे। दैट्स द इशू। आपको ये पता चला कि आपका हेयर लाइन पीछे जा रहा है, ये एक इशू है बराबर ना। सो उसके बारे में आपने कुछ फिगर आउट किया है कि क्यों हो रहा है, या फिर उसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट होम रेमेडीज घर पे ट्राई करी थी? मतलब जेनेटिकली वो इशू हो रहा था, बट बहुत ज़्यादा ये एज में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सब फील होने लगा। तो फिर होम रेमेडीज़ मैंने ट्राई किए हैं बहुत सारे, डर्मा रोलर यूज़ किया, बट रिजल्ट जैसा चाहिए था वैसा रिजल्ट दिख नहीं रहा था। ओके, अभी आपकी एज क्या रही होगी? 26। ओके, एंड योर फैमिली में आप बोल रहे हो जेनेटिक्स में है, तो मीन्स फैमिली में कौन से मेंबर को हेयर लॉस? मेरे डैड को, मतलब हेयर लाइन पीछे जाती है, मतलब मेरे डैड, मेरे अंकल। ओके, उन सबका आपकी फैमिली में जेनेटिक्स ऐसा है कि आपको बाल्डनेस तो गिफ्ट में मिलने वाला था। यस। ओके, द ओनली प्रॉब्लम जो आजकल की जनरेशन में हो रहा है, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई हैव सीन मेनी टाइम्स, बहुत यंग जनरेशन, नॉट आप तो अभी भी 26 के हो, मे बी आपका हेयर लॉस आई थिंक 23-24 के आसपास स्टार्ट हो अराउंड। जबकि मेरे पास काफ़ी अभी स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं, आप स्टूडेंट ही बोलूँगा मैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा थिनिंग होना स्टार्ट हो गया। उनको बाल्डनेस नहीं होती, पर थिनिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हमें पता है कि आगे जाके इनकी लाइफ में क्या घटने वाला है, बिकॉज हेयर के बिना 20s निकालना तो बहुत ही टफ है, 30s निकालना थोड़ा ओके है, एंड 40s इज एक्सेप्टेबल। सो आपने डर्मा रोलर ट्राई किया आपने, और कभी आपने फिर कोई डॉक्टर या उससे किसी से डिस्कशन हुआ था ऐसा कोई? स्टार्टिंग में तो नहीं ऐसा लगा, फिर जैसे जैसे हेयर लाइन पीछे गई, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते गए, फिर मैंने मतलब सर्च चालू किया कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट का एक सामने आया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे क्लिनिक विजिट किया, ऑनलाइन रिसर्च किया। सीन ऐसा होता था कि मैं जिस भी क्लिनिक में जाता हूँ वहाँ पे मेरी बात मार्केटिंग टीम से ही हो रही थी। मतलब डॉक्टर जो सर्जरी करने वाले हैं उनसे मेरी बात नहीं होती थी। तो बहुत सारे विजिट किए मैंने, पुणे में, आउट ऑफ पुणे भी मतलब थोड़ा ट्राई किया, रिसर्च किया, बट कहीं पे मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मेरे डॉक्टर से बात ही नहीं हो रही थी, मतलब कि कैसे होगा सर्जरी, मुझे प्रोसीजर पूरा पता नहीं था। मतलब बहुत सारे ड्रॉबैक्स मैंने सुने थे कि ये वो सब चीज़ें होती है। ठीक है, इसमें मेरा भी एक पॉइंट बोलना रहेगा। अभी इंडिया का जो हेयर का मार्केट है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं सिंपल बताऊँ ना, तो
इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स बन चुके हैं, हर कोई अपना बेस्ट दिखाना चाहता है, फिर वो पेशेंट के लिए बेस्ट है कि नहीं वो उनको नहीं पड़ी। जैसे कि एक ऑनलाइन मार्केट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज कि जो हेयर पे ऑनलाइन मेडिसिन सर्च करती है, 10 करोड़ का बजट लेके पूरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाती है, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती है, उसके बाद वो पूरा का पूरा उनका 6 महीने का प्रोटोकॉल है, 4-5 बंदों के स्क्रिप्टेड वो दे देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछने, ये आंसर दिया तो ये दवाई है, तो ये आंसर दिया तो ये दवाई। कोई डॉक्टर नहीं होता वहाँ पे। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं कि वो अपने तेल बेचते जा रहे हैं, बराबर। अभी बाल्डनेस में पूरा रूट ही नहीं है तो कौन सा तेल बाल लाएगा, जड़े है ही नहीं तो कहाँ से रूट लाएगा। दूसरा है कि कहीं पे जड़े है और वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट भी चिपकाया जा रहा है, बराबर ना, कि भाई रूट्स है, एक्टिव है, उनको लोशन या मेडिसिन या बेसिक रूटीन की केयर है, तो वहाँ पे भी हेयर मेडिसिन की जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट दे रहे, बिकॉज उनका काम है हेयर ट्रांसप्लांट सेल करना। यस। तो वो एक प्रॉब्लम है। जो हेयर ट्रांसप्लांट एक्सक्लूसिव क्लिनिक है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट सेल करने में ज़्यादा बिजी है। जो ऑनलाइन मेडिसिन बेचने वाले उनको पता है कि पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट, पर उसको यार ये मैं बोलूँगा सर्जरी इसके लिए बेस्ट है, अपना एक कस्टमर कम हो जाएगा, तो दे विल ट्राई टू प्रमोट, भाई सर पहले ये ट्राई करो, नहीं हुआ तो आप देखो। थोड़ा बहुत कहीं पे जेन्युइननेस वो दिखाते भी है, अदरवाइज वो ट्रस्ट गेन करना मुश्किल है। सो मेरा सजेशन तो यही रहता है कि जो क्लिनिक आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, और जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सारे क्लिनिक्स में अभी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन ही अवेलेबल है, कोई क्लिनिक प्रोवाइड नहीं करता है। वो क्लिनिक में से कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उठा के उन्होंने ऑनलाइन अभी सेल करना चालू किया। सो माई सजेशन विल बी एच एंड एवरी हेयर पेशेंट इज गो टू ए गुड क्लिनिक। वहाँ पे आप एक्सप्लोर करो कि आपके लिए बेस्ट क्या है, डॉक्टर्स को गाइड करने दो, उनको पूरा एनालिसिस करने दो, देन टेक अ डिसीजन। आप एक डॉक्टर एक क्लिनिक से सेटिस्फाइड नहीं, आप 2-3 क्लिनिक में विजिट करो एंड देन टेक अ डिसीजन कि मेजोरिटी क्या बोल रहा है। आप अपने खुद के ऑनलाइन रिसर्च करो रादर देन डायरेक्टली बाइंग सम प्रोडक्ट्स। तो आपको हेयर केयर को बाकी क्लिनिक्स से क्या डिफरेंस लगा? आप जब क्लिनिक आपने चूज किया कि भाई मुझे हेयर ट्रांसप्लांट अभी पता चल गया कि करने की जरूरत है, इसके बिना काम नहीं बनेगा, सो हाउ डिड यू डिसाइड? मैं हेयर फ्री एग्रो क्लिनिक में आया, सो फिर वहाँ पे कंसल्ट हुआ प्रॉपरली। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे मतलब पूरा डिटेल में कंसल्ट किया कि क्या ज़रूरत है, कैसा प्रोसीजर होगा पूरा। तो वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि नहीं, यहाँ पे मुझे डॉक्टर से बात हो रही है, मतलब सर्जन जो सर्जरी करने वाले हैं उनसे बात हो रही है, रादर देन बाहर सब मार्केटिंग टीम से बात होती थी। तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर यहाँ के मैंने 1-2 पेशेंट से भी बात किया था, रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का। सो फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं से करते हैं सर्जरी। डेफिनेटली वो पर चूज द क्लिनिक एक डेफिनेट पॉइंट होना चाहिए कि आप जो क्लिनिक में जा रहे हो एटलीस्ट उनसे कोई पेशेंट से आपका डिस्कशन हो। उनके आप वेबसाइट, यूट्यूब, गूगल, सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जो ओवरऑल ऑनलाइन प्रेजेंस है वो भी एक्सप्लोर करो, और इन क्लिनिक जाके उनकी पेशेंट प्रोफाइल्स भी देखो, बराबर ना, कि वहाँ के क्या पेशेंट है, उनकी सर्जरीज वहाँ पे हो रही है कि नहीं, वहाँ सर्जरी के फॉलोअप के पेशेंट है कि नहीं। तो वो डेफिनेटली आपको इवन क्लिनिक में जाते हैं तो भी पॉजिटिव वाइब्स मिलना चालू होता है। सो वो फील होना चाहिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। आपने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया, बराबर ना, आप घर पे गए होंगे, बराबर ना, और एक स्टैंडर्ड आंसर नो तो होता ही अपनी फैमिली की तरफ से कि भाई कुछ नहीं करना है, जिम ज्वाइन नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो आपके घर पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपका कि आपने चूज किया, तो घर वालों का, फ्रेंड्स वालों का क्या बोलना था, फीडबैक? घर वाले तो बोल रहे थे क्यों, ज़रूरत ही नहीं है, क्यों करना है ये सब। फ्रेंड भी सब, मतलब जैसे ही मेरे फ्रेंड्स को बात हुआ मेरा, वैसे बोल रहे क्यों ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे तो हेयरलाइन तो दिख तो रही है सही, बट मुझे पता था कि वो हेयरलाइन पीछे रिसीड कर रही है धीरे धीरे, वो कॉन्फिडेंस मेरा लो हो रहा था। सो हिरेन, जैसे आपका सर्जरी का डिसीजन तो हो गया कि आप ये तारीख को ये सर्जरी सो एंड सो ट्रांसप्लांट की आपकी होगी, ग्राफ प्लान और सर आपका कंसल्टेशन में फाइनल हुआ। सो फिर आपने घर पे बिफोर सर्जरी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने घर पे कुछ प्रिपरेशन की, भाई मेरे सर्जरी की कुछ प्रिकॉशन हमारी टीम ने दिया, फिर आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे हर सर्जरी के पहले कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं, वैसे ही टेस्ट रिकमेंड किए थे मैंने, ब्लड टेस्ट वगैरह। वो 7 डेज़ पहले मैंने सब ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए। उसके बाद फिर मेरा वर्कआउट था, मतलब प्रॉपर में जिम जाता था, तो फिर 7 डेज़ मैंने वो आज भी, मतलब डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा कैप ले लीजिए, तो फिर वहाँ पे 7 डेज़ का मैंने 7 डेज़ पहले से मैंने जिम छोड़ दिया, और मेरे जो विटामिन और थे, सब मेडिसिन जो पहले चल रही थी वो मैंने स्टॉप की। ओके,
एंड डे ऑफ सर्जरी आप मॉर्निंग में क्लिनिक पहुंचे, सो उसके पहले आपने आई थिंक नाश्ता वास्ता करने को हमारी टीम बोलती है, ऐसा करके आए रहेंगे। तो मॉर्निंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लिनिक में? जैसे ही मैं क्लिनिक पहुंचा, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ग्रीट किया और कंसर्न फॉर्म दिया, जहाँ पे मेरी सब हिस्ट्री थी, मेडिकल हिस्ट्री, वो सब फिलअप करके मैंने फॉर्म दिया। उसके बाद मेरा फोटोग्राफी सेशन था। फोटोग्राफी सेशन में सब फोटोज़ लिए बिफोर लुक के। उसके बाद कुछ टेस्ट थे लाइक बीपी, एनेस्थीसिया टेस्ट था, वो हुआ। उसके बाद फिर मैं सर्जरी रूम में गया। शायद तो देखिए, ओवरऑल जो भी पेशेंट भी सर्जरी के लिए आता है तो ब्लड टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड टेस्ट से आपका बॉडी में साइड इफेक्ट आने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है फाइनली, तो उसमें एनेस्थीसिया यूज़ किया जा रहा है, और एनेस्थीसिया बॉडी में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसमें बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। तो हार्ट, लंग, लिवर, किडनी किसी के ऊपर लोड ना पड़े, इसके लिए एनेस्थीसिया टेस्ट पहले से ही करना रहता है। तो एक तो हाथ में एनेस्थीसिया टेस्ट करते हैं कि उससे आपको कोई एलर्जी हो रही कि नहीं, क्योंकि एक बार हमने फुल डोज दे दिया, उससे बेटर है कि हम एकदम माइन्यूट डोज हाथ में देख के चेक कर लें, 30 मिनट्स में पता चलता है। दूसरा, आपकी जो ब्लड टेस्ट उससे उसमें आपका हार्ट, लंग, लिवर, किडनी सबके फंक्शन पता चल जाते हैं। तो आपको अगर वो सारे नॉर्मल है तो सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 90% जो इंडिया में साइड इफ़ेक्ट्स होती है सर्जरी की, मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होती है हेयर ट्रांसप्लांट के, आपने कुछ किस्से सुने होंगे, वो यही होते हैं बिकॉज या तो डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं होता, उसने डोज वोज सारा कैलकुलेट किए बिना दिया है। सेकंड थिंग, या तो उसके ब्लड टेस्ट ही नहीं हुए हैं। 90% यही रीज़न होता है। सो आपका जैसे ही डॉक्टर्स रूम में आप एंटर हुए तो आपका ओवरऑल आई थिंक वो टाइम पे पूरा प्लानिंग और सारा हमने किया था, राइट? चलेगा। और उसके बाद हमने फोटोग्राफी में ट्रिमिंग और वो सारा करके मार्किंग करके मार्किंग और उसके बाद हमने आपको सर्जरी में लिया था। तो आपका ड्यूरिंग सर्जरी एक्सपीरियंस बोल सकते हो कि काफ़ी पेशेंट को ये डर रहता है कि यार मेरा सर्जरी में बहुत पेन होगा, ये तो बहुत पूरा दिन चलने वाला सर्जरी है, तो इसमें क्या क्या होता होगा, ब्लीडिंग होगा, मुझे आगे जाके और कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए हेड में सर्जरी हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ पेन और इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट? तो मतलब मैं जैसे ही आया था तब से मैं थोड़ा एंशियस था, मुझे डर था कि कैसा होगा क्या होगा, पर जैसे ही डॉक्टर ने मेरा स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैं थोड़ा मतलब मेरा डर कम हो गया। और मुझे वो डर था कि स्वेलिंग होगा कि नहीं, मतलब वो मैंने बहुत सुना था, मिथ्स थे तब वो। तो फिर जैसे डॉक्टर से बात हुआ मेरा, इसमें मैं एक आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, स्वेलिंग का पॉइंट जो है ना वो डेफिनेटली मैं बोलूँगा मिथ नहीं है। स्वेलिंग अभी भी होता है काफ़ी पेशेंट को, बट वो इतना अभी प्रोफाउंड स्वेलिंग नहीं होता। हम लोग ने एनेस्थीसिया इतना मॉडिफाई किया हुआ है। मेन जो रीज़न होता है, एक तो एनेस्थीसिया सॉल्यूशन होता है, और अगर वो ज़्यादा मात्रा में दिया गया तो होता है। कई बार पहले एनेस्थीसिया की इफेक्ट अच्छे से आती नहीं थी, हम लोकल एनेस्थीसिया में काम करते थे। अभी हम मॉडिफाइड ब्लॉक एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, इसमें बहुत माइन्यूट डोज में एक हल्का सा लाइन में एनेस्थीसिया देते। पहले हम पूरे सिर में एनेस्थीसिया देते थे, तो एनेस्थीसिया से भर देते थे, उसकी वजह से ग्रेविटी से और बहुत ज़्यादा सलाइन इंजेक्ट करने की वजह से स्वेलिंग जनरेट होता था। अभी भी होता है, कोई कोई स्मोकर पेशेंट है, उनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनको थोड़ा चांस रहता है, बट 99% केसेस में अभी स्वेलिंग का कंपोनेंट बहुत कम हो गया है। आपका पेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मीन्स आपको ज़्यादा तकलीफ हुई थी उस दिन सर्जरी में? नहीं, पेन तो ऐसे मतलब जब एनेस्थीसिया दिया तो एकदम नॉर्मल पेन था, जो ओके जैसे हम वैक्सीन लेते थे उससे भी कम पेन था, मतलब थोड़ा सा था, अराउंड 2-3 मिनट्स तक ही था वो। आपको सर्जरी के टाइम ब्रेक्स मिल रहे थे? यस, ब्रेक्स मिल रहे थे, और डॉक्टर सर्जरी के टाइम प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, जिससे कि मेरा मतलब डर खत्म हो गया और एक एनवायरनमेंट एक वाइब ऐसा हो गया कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा सर्जरी हो रहा है। सही। मोस्टली ये प्रॉपर सर्जरी रूम भी हम नहीं रखते हैं, हम एक कंप्लीट HT-OT जो होता है वो रूटीन OT से अलग होता है। यहाँ गंभीर या सीरियस चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे एक कूल एनवायरनमेंट होता है, म्यूजिक होता है, वो सारी चीज़ें होती है। तो पेशेंट जैसे कि कोई वो सलून में जाके करवा रहा है, काइंड ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस होता है, बट स्टेराइल, हाइजीन एंड विथ प्रॉपर मॉनिटरिंग में एवरीथिंग होता है। सर्जरी खत्म होने के बाद आप घर पे गए, सोने वोने में कुछ तकलीफ आई थी आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। सो हिरेन, आपका पोस्ट सर्जरी अगले 7 दिन कैसे गुजरे? आपका घर पे, आपका ऑफिस में क्या एक्सपीरियंस रहा? सो मुझे पेन तो था ही नहीं, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट नो पेन, मतलब कुछ पेन फील ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सेकेंड डे ही जॉब ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज आई वॉज कम्फर्टेबल, मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं प्रॉब्लम, तो फिर मैंने सेकेंड डे भी ज्वाइन किया। सो मोस्टली ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आजकल जो हम लोग सर्जरी करते हैं, जो बिग FE और IFE और ये टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं,
तो उसमें बहुत माइक्रो पंच यूज़ होते हैं, 0.7 0.8 mm के हम पंच यूज़ करते हैं, तो होल्स बहुत छोटे बनते हैं बैक साइड में, तो हीलिंग बहुत फास्ट होती है। जैसे आप ब्लड कलेक्शन के लिए जब गए होंगे टेस्ट देने के, उसमें कैसा एक सिंगल होल बनता है, 2 दिन में वो एक बैंडेज लगा के क्लीन हो जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे माइक्रो होल्स होते हैं जो विदिन 3 डेज में आराम से हील हो जाता है। दूसरा, कोई ब्लीडिंग, कोई पेन, ऐसा कोई रिस्क रहता नहीं, मेडिसिन भी इतनी एडवांस हो गई है। एनेस्थीसिया जो हमने बोला एडवांस वाला हम यूज़ करते तो स्वेलिंग भी आती नहीं, तो काफ़ी लोगों को पहले 7-10 दिन छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी, अभी वो भी कम लेनी पड़ती है। एंड लास्ट पॉइंट की ओवरऑल कुछ ज़्यादा केयर नहीं लेनी रहती, सो आप ऑफिस भी आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑफिस में आपके कलीग्स और वो सब वहाँ पे रहेंगे, उनको किसी को कुछ ऑड लग रहा था, सब नॉर्मली जा रहा था? नहीं, मतलब थोड़ा सा ऑड लग रहा था उनको, मैंने सर्जिकल कैप पहना था ना, तो प्रिकॉशंस के लिए। Okay. और एक स्प्रे था, RL स्प्रे वाटर, तो वो स्प्रे करता था मैं। सही है। तो फिर मतलब थोड़ा बहुत था उनको कि इन्हें कैप पहना है और ये सब, तो फिर वैसे मुझे कुछ नहीं था प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। घर पे केयर लेने में आपको क्या करना पड़ता था? कुछ एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी रहती थी? काफ़ी लोगों को ये मन में डाउट रहता है कि सर्जरी के बाद बहुत ध्यान देना पड़ता है, ये करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं सोना है, तो आपका वो एक्सपीरियंस आप बता सकते हो? नहीं, मैंने सुना था कि सर्जरी के बाद बहुत केयर लेना पड़ता है, बट वैसा कुछ भी नहीं ज़्यादा। एक बेटाडीन सॉल्यूशन था, उससे जो मैं क्लीन करता था अपना डोनर एरिया, और मेडिसिन थे, बस उतना ही था, बाकी कुछ भी नहीं था। और सोने के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था स्लीपिंग के। आपने हेयर वॉश ऑलमोस्ट 6 या 7वें दिन पे करवा लिया था, राइट? तो हेयर वॉश के बाद आपको कैसा फील हो रहा था? हेयर वॉश के बाद मतलब डोनर एरिया में तो पता ही नहीं चल रहा था कि जैसे मेरे डोनर एरिया से हेयर एक्सट्रैक्ट किए हैं, कुछ भी इशू नहीं था। ओके। और फ्रंट पे जो बाल दिख रहे थे सब अच्छा दिख रहा था? यस, एकदम नॉर्मल था, वैसा मतलब ऑलमोस्ट पता ही नहीं चल रहा था कि सर्जरी जैसा कुछ हुआ भी है। सही है। हमेशा सर्जरी के बाद एक फेज़ आता है जो कि डाउन फेज़ होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने जो बाल लगाए तुरंत के तुरंत ग्रो नहीं होता है, वो शेडिंग फेज में जाता है। तो ये एक फेज़ ऐसा होता है ना, पेशेंट बहुत एंग्सियस होता है। मेरे अभी भी हर एक पेशेंट, सर ये बाल वापस तो आ जाएंगे ना, ये हमेशा डाउट में रहते हैं। सर्जरी के बाद जो शेडिंग फेज था उसमें आपके कोई इंसिडेंट्स थे कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली को या आपको पर्सनली लग रहा था कि यार 2-3 महीने में जब वो बाल चले जाते हैं, आप वॉश कर रहे हो, लोशन लगा रहे हो, बाल टूट के हाथ में गिर रहे हैं, तो वो आपको वो टाइम पे फेस पे क्या फील कर रहे थे आप? ऐसा हुआ ना, मतलब जैसे शेडिंग पीरियड स्टार्ट हुआ वैसे सब बार शेड हो गए थे ऑलमोस्ट। तो फिर मतलब मेरे फ्रेंड्स, फैमिली में सबको ऐसा लगने लगा कि इसने सर्जरी किया था तो इसके बाल क्यों नहीं आ रहे। वो प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा था, मतलब वो डर मुझे भी था कि, बट जैसे ही डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि ये शेडिंग पीरियड है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, तो शेडिंग होते हैं और वापस आ जाते हैं। तो मुझे पहले वो डर था कि आएगी या नहीं है, जैसे मतलब सब पेशेंट्स को होता है वैसे मुझे भी था। बट धीरे धीरे मतलब रिजल्ट आ गया, मतलब शेडिंग जो शेड हुए वो बाल वापस आ गए। सो वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है। सो ओवरऑल आपका शेडिंग एक्सपीरियंस बहुत बुरा नहीं रहा। मोस्टली थोड़ा 2-3 प्रिकॉशन लेने रहते हैं कि सनलाइट से बचो, और दूसरा है कि आप बाहर जा रहे हो तो कवर करके जाओ, राइट? चलेगा। आपने कोई डाइट में, और आपने जिम कब से चालू किया था? आफ्टर 1 मंथ मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके। और डाइट तो जैसे कि मतलब प्रोटीन रिच फूड्स मैंने तो 2nd-3rd डे से ही स्टार्ट कर दिया था, सो फिर ऐसा कोई इश्यू तो था नहीं। और सर्जरी के बाद आप कितने दिन में आपको नॉर्मल लग रहा था कि आप बिना कैप पहने कहीं भी आप घूम पा रहे थे? आफ्टर 7 डेज के बाद फिर मैंने वो सर्जिकल कैप छोड़ दिया था पहनना। उसके बाद फिर ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ एक टच के सनलाइट से थोड़ा मैं कवर कर रहा था। सही। सो ऑलमोस्ट आपकी जर्नी को 8-9 महीने हो गए। मेजोरिटी पेशेंट को 8 से 9 महीने में हेयर ट्रांसप्लांट के ऑलमोस्ट मेजोरिटी रिजल्ट्स आ ही जाते हैं। सो अभी आपके जो रिजल्ट्स आए, हाउ डू यू फील अबाउट यू? आप खुद से आप क्या फील कर रहे हो कि आप वो रिजल्ट से कितना सेटिस्फाइड हो? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस राइट नाउ? मतलब रिजल्ट तो एकदम सुपर्ब है, मतलब आई कांट बिलीव द डिफरेंस इट्स मेड। मतलब जो लेवल का कॉन्फिडेंस अभी मेरे में है वो मतलब पहले कहीं ना कहीं लैग करता था, मतलब अभी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ चुका है। श्योर। एंड ये रिजल्ट आपको डेंसिटी वाइज कैसा लग रहा है कि जो डेंसिटी आपको डेडिकेट, बिकॉज हेयरलाइन ट्रांसप्लांट जब भी होता है आगे का, उसमें हमें फुल डेंसिटी जाना पड़ता है। आर यू हैप्पी राइट नाउ विथ योर डेंसिटी अभी जो आपको दिया गया है? यस, मतलब मैं डेंसिटी से बहुत ही खुश हूँ, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं बेटर है। ओके। आपके वो ओरिजिनल डेंसिटी जो है बाकी एरियाज के, उसके साथ वो मैच हो रही है? यस, कम्प्लीटली मैच हो रही है। मतलब जैसे पता ही नहीं चल रहा, जैसे कोई नया पर्सन मुझे देखेगा
के ट्रांसप्लांट, तो उनको पता ही नहीं चल रहा कि ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब एकदम नेचुरल डेंसिटी। ओके सर, नेचुरल मीन्स आपको कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे तो इसमें कोई दिक्कत है आपको आती नहीं नहीं, न्यू हेयर स्टाइल में मैं ट्राई कर पा रहा हूँ वो भी एकदम इजीली, सो फिर अभी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। आपको ये जो नेचुरल है, आपके फ्रेंड्स फैमिली या सैलून वाले को आइडिया आ रहा है कि आपने कुछ किया है? जैसे मतलब जिनको पता था उनको भी मतलब ऐसा वो भी शौक है कि मतलब एक कैसे हो गया कि इतना परफेक्ट, और मतलब पता ही नहीं चल रहा। और जैसे मैं न्यू सैलून में जाता हूँ, यहाँ पे कई नए लोगों से मिलता हूँ, तो उनको पता भी नहीं चलता कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। इवन मतलब जो लोग मुझे बहुत टाइम के बाद देख रहे हैं, अराउंड 2, 3, 4, 5 मंथ्स हो चुके हैं, उन लोगों को भी पता नहीं चल रहा है। वेरी नाइस। दूसरा एक मिथ भी है कि ट्रांसप्लांटेड में हेयर को हम कट नहीं कर सकते, वो लंबे नहीं होते, या वो आगे जाके फॉल हो जाता है, या इश्यूज आते हैं। आपने कुछ ऐसा फीस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरा तो उसके बाद ट्रांसप्लांट किया था, अराउंड 5-6 टाइम्स मेरा सर मतलब हेयर कट्स डिफरेंट चेंजेस हो गए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं मुझे। श्योर। तो ये ओवरऑल आपका मेजॉरिटी एक्सपीरियंस रहा है इस सर्जरी के बाद। और आपकी फैमिली वाले अभी क्या सोचते हैं कि जो आपका ट्रांसप्लांट का डिसीजन था वो सही था कि नहीं? अभी उनका क्या फील है अबाउट? मतलब पहले तो मतलब फैमिली वाले तो अगेंस्ट है कि क्यों करना है ये सब, बट अभी जब वो रिजल्ट देखते हैं मतलब वो भी बहुत खुश है कि मतलब एक न्यू पर्सन जैसा लग रहा है उनको कि ये पहले कहाँ थे, मतलब कितने जड़ चुके थे बाल, और अभी मतलब एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। So that's the beauty of a hair transplant और beauty of a proper hair transplant you can say, कि जिसमें definitely there is a win-win situation not only for you, for us as well। क्योंकि कोई भी पेशेंट का अगर अच्छा रिजल्ट आता है या बेस्ट रिजल्ट आता है, वी विल बी वेरी हैप्पी फर्स्ट कि भाई हमने ऐसा कुछ मेहनत किया जिसमें 100% हम दे पाए, और हमारे लिए हर पेशेंट इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड थिंग, हेयर ट्रांसप्लांट अकेला नहीं है, हम लोग हेयर केयर, हेयर लॉस, डैंड्रफ, बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी है जो हेयर लॉस के ट्रिगर से सारे हम कंट्रोल करके दे सकते हैं। हर इंसान जिसको भी हेयर लॉस की ज़रूरत है, डेफिनेटली उसको क्लिनिक में जाके प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। एंड डेफिनेटली जैसे आपकी सक्सेसफुल जर्नी रही, आई होप कि मेरे हर पेशेंट की जर्नी ऐसे ही सक्सेसफुल रहे और आगे बढ़े। हिरेन, थैंक्स फॉर बीइंग इन अवर शो। डेफिनेटली आपको आगे जाके हेयर रिलेटेड बेस्ट रिजल्ट और हम अच्छे से और थोड़ा घना रिजल्ट आएगा जो लग रहा है। सेकंड, आगे जाके डेफिनेटली एज अ हेयर फेयर को हमारी टीम आपके लिए थ्रू आउट द लाइफ अवेलेबल है। कभी भी आपको लग रहा है हेयर रिलेटेड कोई भी इशू, यू कैन कम टू अस, विल डेफिनेटली सॉर्ट दैट आउट। एंड आपके जैसे हम और पेशेंट्स को ऐसे ही हेल्प करते रहे, वही एक हमारा एक पर्याय है, हमारा गोल है। लेट्स होप वी कैन ऑल टुगेदर डू बेटर। सो नाइस टू मीट यू। ओके, थैंक यू, वेलकम।